बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। सियासत के अंदर तलखी अरूज पर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान, आप देख रहे हैं इनकी डेली ऑलमोस्ट एक अपीयरेंस होती है और इमरान खान साहब ये अपीयरेंस बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी गेंस के लिए। गेन इस वक्त हो सकता है या नहीं, ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इमरान खान साहब अपने जो ओपोनेंट्स हैं, सियासी ओपोनेंट्स हैं, उनको अजीब तरीके से टारगेट कर रहे हैं। बहुत से लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान इस क्राइसिस के अरसे के अंदर, इस दौरान जरा हिस्टेरिकल हो गए हैं, क्योंकि जो जबान इस्तेमाल हो रही है अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से, चोर डाकू तो हम सोचते सुनते रहे हैं और इमरान खान साहब की जमात का उनका ये वतीरा हमेशा से रहा है, उनका एक पूरा नैरेटिव रहा है कि बाकी सब जो ये टोला है ये चोरों का है, डकैतों का है और इन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है। ये तो चले बात ऐसी नहीं जो कि नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने अब बाकायदा तौर पर नाम बिगाड़ने शुरू कर दिए। यानी फजलुर रहमान एक नाम है, आप उसे फजलू बुलाएंगे तो ये आप नाम बिगाड़ेंगे। मौलाना आपने नहीं बुलाना, ना बुलाइए, फजलुर रहमान कह के बुला लीजिए। फिर शहबाज शरीफ साहब को बूट पॉलिशिया करार दे दिया, फिर जरदारी साहब को अपनी बंदूक की नशिस्त पहली करार दे दिया। अब ये भी वैसे सोचने वाली बात है कि बंदूक की नशिस्त क्या होती है। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया कि जरदारी साहब को चाहिए कि अपने बेटे को पहले उर्दू सिखा लें, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जनाब इमरान खान खुद कितनी परफेक्ट उर्दू बोलते हैं, ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इशू यहाँ ये है कि जहां अपोजिशन मुलाकातें कर रही है, गठजोड़ बना रही है, कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक फैसला कुन सियासी ऑफेंसिव किया जाए और इमरान खान साहब को एक आईनी तरीके से, जो कि आइन में मौजूद है, तहरीक अदम एतमाद, उसको टेबल करके इमरान खान साहब को शिकस्त फाश दिलाई जाए और उनको इक़्तिदार से अलहदा किया जाए। लेकिन हुकूमत और इमरान खान साहब, जाहिर बात है हुकूमत के ऊपर इस वक्त बराजमान है, उनके फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स, हर कोई कहता है अपोजिशन वाले बेशरम है। बल्कि आपने देखा होगा फवाद चौधरी साहब ने तो आज ट्वीट्स शेयर कर दिए जिसमें बॉलीवुड के वो विलन्स आपको नजर आएंगे और उसमें फिर तीन ऊपर पिक्चर है जिसमें आपको मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब नजर आएंगे और नीचे मेरे ख्याल में अमरीश पुरी साहब हैं और कुछ विलन है जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुमासलत अपनी तरफ से बनाई है कि देखिए ये भी विलन थे और आज के ये भी सियासी विलन है। सो सियासत पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और अपनी तरीके का ये एक मैं समझता हूँ इन अ लॉन्ग टाइम एक नई सियासी सूरत हाल है जो पैदा हुई है हमारे मुल्क की सियासत के अंदर। हमेशा ये बात सब जानते हैं कि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो खालिस्तान सियासी नहीं होते और भी होते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर मुख्तदर हलकों के हवाले से कहा जाता है कि वो क्या फैसला लेते हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, वो साइड किसके साथ करते हैं, इसकी बहुत अहमियत होती है। आज अपोजिशन मांगे दौल ये कह रही है कि जी हम बड़े खुश हैं, बड़ी अच्छी बात है जी, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। और देखिए जब ये न्यूट्रल हुए तो इमरान खान साहब लड़खड़ाने लग पड़े हैं और इवेंचुअली इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, आज हम इसके ऊपर सियासी तज्जिया भी हासिल करेंगे अपने मेहमानों से, क्योंकि पार्टी का मौकफ आपने सारा दिन सुन लिया, सियासतदानों ने क्या कहा, मुल्क के जो बड़े सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, वो इस हवाले से क्या सोच रखते हैं और दिफाई तज्जियाकार क्या समझ। मैं अपने प्रोग्राम के अंदर तारुफ कराऊंगा जनरल टाइड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जन साहब आपका। जनाब अंसार भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज़ के और मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब आपका आपका मोहतरमा आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुल्क की अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह अपना प्रोग्राम करती हैं आज टेलीविजन पर और मुल्क की सियासत के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है बखूबी समझती हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू करने से पहले अब ये सवाल आपके लिए भी है, यानी नाजरीन के लिए है। अब जरा वजीर आजम को ये आप क्लिप देखिए, पूछिए कि वजीर आजम दुरुस्त कह रहे हैं या उनके साथ जो उनके रुफका है, यानी उनके जो कॉन्फिडेंट्स है वो दुरुस्त कह रहे हैं। वजीर आजम क्या कह रहे हैं, ये जो तरीके अदम एतमाद है ये क्यों आई है और किसकी दुआ से? इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। जो अल्लाह से मांगता है अपनी कौम के लिए उसकी ज्यादा दुआएं सुनता है, तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली। मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद दर्ज कर दे। ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है ट्रैप में, ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। चोरों की मौत आती है तो ये आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जारी बात है एक हुकूमत की तरफ से ना एक थ्योरी बनाई जा रही है कि जी ये इमरान खान साहब का इक्तदार है, इसको बड़ा धचका मिल रहा है और बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है इमरान खान साहब के खिलाफ।
आज इमरान खान साहब ने खैर खुद ही कर दिया, कह दिया कि उन्होंने कोई दुआ मांगी थी अल्लाह के हुजूर और वो दुआ पूरी हो गई। और ये उन्होंने बाकायदा तौर पर वो मुहावरा भी बोला कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो अपोजिशन भी ऐसे ही शहर की तरफ भाग के आ गई है, नेशनल असेंबली में आ गई है। ये जो अब कुछ हुकूमत के लोग ऐसे हैं जो सीरियसली बिलीव कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश हो रही है, इसलिए उनके हालात आ गए हैं और उनके खिलाफ अपोजिशन इतनी तगड़ी हो गई है। आप ऐसा ही समझते हैं या आप समझते हैं नहीं, ये इंडिजिनस है, सियासी है, लोकल है? मुनीब देखिए, जो बैरूनी कुव्वतें होती हैं, रिजीम चेंज कुछ वेस्ट की पॉलिसी रही है, बिलखुसूस अमेरिका की, और जो भी ऐसी हुकूमत जो उनके मुताबिक दुरुस्त न चल रही हो या उनके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट में ना हो, वहाँ वो रिजीम चेंज किया करते हैं। ये तो एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है और एस्टैब्लिश प्रैक्टिस रही है अमेरिका की। अभी वो कर रहे हैं या नहीं, इसको आप दो तीन चीज़ों से देख लें। अगर आपके डिप्लोमेट्स, मैं भी एम्बेसडर रहा हूं और कभी किसी मिनिस्टर या उनके घरों में जाकर उनसे हम नहीं मिला करते थे कि आप क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। अगर जो डिप्लोमेट्स हैं वो लीडर्स ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन के लीडरों के घरों में जा रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं इन दिनों में, और अगर आप विकी लीक्स का एक जायज़ा लें तो उधर से आपको पता चलेगा कि क्या क्या सियासतदान जाके उधर करते रहे। और ये जो दो होली श्राइन्स हैं पाकिस्तान में, एक अमेरिकन मिशन और एक यूनाइटेड किंगडम का मिशन, क्या हमारे तमाम पॉलिटिकल प्रैक्टिशनर्स उनके पास जाकर अपने दुखड़े नहीं रोते? क्या उनको जाकर अपने मसाइल से आगाह नहीं करते रहे? तो ये रिवायत रही है और वही जन्म देती है उनको इंटरफेरेंस के लिए। और अगर ये 10-10 करोड़ या 18-18 करोड़ की ऑफर्स हो रही हैं, अगर इसकी कोई एविडेंस है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इस पे काम करना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनको ऑफर की जा रही है। और अगर ये काला धन इस तरह ज़मीर फरोशी और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तमाम प्रैक्टिसेस इंडिकेट करती हैं। अब ये किसके बिना पे, यहाँ कोई अमेरिकन सेनेटर आके नहीं बैठ जाएगा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट डालेगा। आलाकार तो बनेंगे डोमेस्टिक कैरेक्टर्स ही, और हर हुकूमत में बनते हैं। जनरल साहब, ये तो जब इमरान खान साहब भी ऑपोजिशन में थे, उनके साथ भी उस वक्त डिप्लोमेट्स मिला करते थे, एम्बेसडर्स दूसरे ममालिक के मिला करते थे। कोई ये नई बात तो नहीं है, मिलते हैं डिप्लोमेट्स, ऑपोजिशन के लोगों से भी मिलते हैं। कोई आप किसी खुसूसी मुलाकात की बात कर रहे हैं? अदरवाइज तो ये आई थिंक इट्स प्रीटी जनरल, बहुत से डिप्लोमेट्स मिलते हैं ऑपोजिशन के लोगों से भी। नहीं, जिस दिनों में अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या जिस तरीके से अभी मूवमेंट हो रही है, अगर इन दिनों में उनकी मुलाकातें हो रही हैं तो ये इसको ये कहना कि वो बड़ी इनोसेंट हैं और उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है और उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा या डिज़ाइन नहीं है। क्योंकि एक चीज़ आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस को हमेशा लेते हैं ना, क्या इस वक्त हमारी हुकूमत वेस्ट की लाइंस को उसी तरह टो कर रही है जिस तरह डिक्टेटर्स के दौर में या अर्लियर पॉलिटिकल रिजीम्स के दौर में एक अश्योर्ड रवैया होता था कि जो कुछ वेस्ट से आ गया और अमेरिका से आ गया उसको माना जाएगा? अगर उस पॉलिसी को छोड़कर आज अगर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और चाइना और रशिया और अफगानिस्तान के अमन के लिए वो कोशिशें की जा रही हैं और जो हम पर इल्ज़ाम भी अमेरिका लगा रहा है, उस वक्त एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है। अगर मेरे पास एविडेंस होती तो मैं आपको नाम लेके बता भी देता कि फलां ने पेमेंट की बात की है। ठीक, अच्छा, ये दिलचस्प बात है अंसार भाई साहब। अभी जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे थे, अब वज़ीर आज़म ने तो खैर कह दिया कि नहीं जी मेरी दुआ है और मैंने दुआ की थी और ये चले आ गया। लेकिन मैं इसको को बहुत ज्यादा किसी एकेडमिक डिबेट में नहीं, ये एक प्रैक्टिकल बात है। आज अगर वजारत खजाना की तरफ से, ऑब्वियसली वजीर खजाना खुद कहते हैं शौकत तरीन साहब कि ईयू के हवाले से ऐसी नई गुफ्तगू करनी चाहिए थी वजीर आजम को किसी सियासी जलसे के अंदर। साथ ही उन्हीं के कैबिनेट को लीक्स ये कहते हैं कि जी वो अपोजिशन अगर ईयू की बात करती है कि जी दुनिया से इमरान खान साहब पाकिस्तान को लड़ाने चले हैं तो जी ईयू आपकी फूफी लगती है। ये ऐसी भी बातें की गई हैं, चैनल्स पर कोट हुई हैं फवाद चौधरी साहब के नाम के साथ। तो ये क्या समझा जाए? क्या वाकई फिर ऑपोजिशन इस हद तक चली गई है कि वो कुलूड कर रही है बैरूनी ताकतों के साथ और खुद को लोकल प्लेयर बनाकर इमरान खान साहब की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को डिविएट करना चाह रही है और मुल्क को किसी बहरान की तरफ ले जाना चाह रही है?
देखें, जिस तरह जनरल साहब ने कहा ना कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो हॉलब्रुक है, मिलीबैंड वगैरह इस तरह के कैरेक्टर्स का रोल रहा, और वो आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में रहा, और किस तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया, एनआरओ को भी फैसिलिटेट किया। ये सारा कुछ हो सकता है और होता रहा है। और अनफॉर्चुनेटली सर आप कह रहे हैं ना कि डिप्लोमेट्स आके मिलते हैं, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का हमारे मतलब है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स का हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में जिस तरह की इंटरफेरेंस होती है, ये जनरली इंटरफेरेंस हर जगह नहीं होती है, और हमें अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं वैसे एज सच कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी वैसे नहीं देख रहा कि जी कोई कॉन्स्पिरेसी बनी होगी और उसमें हमारे जो PMLN है, पाकिस्तान पीस पार्टी है, और फिर ये जो दूसरे लोग हैं, और फिर इनके अपने जो लोग हैं PTI के, अब एक ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बना, अब तीसरा ग्रुप भी कोई आ गया, मतलब है कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी है, फिर अलीम खान ग्रुप आ गया, फिर तीसरा ग्रुप आ गया। तो क्या ये सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं ये कोई फॉरेन कोई कॉन्स्पिरेसी है इंटरनेशनल, उसके नतीजे में बन के आ गए? तो मैं वैसे वो तो नहीं देख रहा, लेकिन एनी हाउ मैं इसको नेचुरल नहीं देख रहा। जिस तरह नेचुरल एक प्रोसेस में एक नो कॉन्फिडेंस होती है, मुझे लग नहीं रहा कि ये उस तरह से नेचुरल भी है। मैं इंटरनेशनल की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी का कोई रोल मतलब हो। आपको ये और मैं आपको बताऊं मतलब जी, अंसार भाई साहब, ये आपको ऑर्गेनिक नहीं लग रही, सियासी खालिस्तान नहीं लग रही, वो कुछ और भी कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है कुछ इसके? नहीं, मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है एज सच कि मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक नहीं लग रही। और मैं आपको बताऊं कि 17 फरवरी को मैंने अपना एक कॉलम लिखा था जिसका हेडलाइन थी सियासतदान फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसमें मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की चीज़ें, और मुझे अपोजिशन के एक बड़े अहम बंदे ने कुछ बताई थी डिटेल्स, जो कि मैंने उस कॉलम में रिफ्लेक्ट की थी कि जी किस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, होंगी, और फिर अल्टीमेटली 30 लोग आ जाएंगे, 20-30 लोग आ जाएंगे PTI के, इनके पास जो डिस्कंटेड एलिमेंट्स हैं, और फिर इनिशियली जो इंटरेक्शन होगा इनका PMLQ के साथ, MQM के साथ, इत्तेहादियों के साथ, इनिशियली उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो सारे के सारे एक साथ हो जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये सारा कुछ किस तरह से एक हो रहा है। और फिर अदम एतमाद की तहरीक कल आई, परसों आप देखें अलीम खान ग्रुप एमर्ज कर गया, आज कोई एक और सुना है ग्रुप आना था, वो शायद डिले हो गया, हो सकता है कल आ जाए। तो ये लगता है ऐसे है कि जिस तरह सीक्वेंस से चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये उतने नेचुरल तरीके से हो सकती हैं। और फिर आपको एक और बात बताऊं कि 2-3 दिन पहले आप देखें कि परवेज़ इलाही साहब ने मशवरा दिया इमरान खान साहब को, एंड दैट वाज द हेडलाइन इन जंग। उन्होंने ये कहा था कि जी आप बड़ा फैसला कर लें इससे पहले कि देर हो जाए। तो वो किस बड़े फैसले की बात कर रहे थे जो परवेज़ इलाही साहब? ये वो कौन से बड़े फैसले की कह रहे थे कि इमरान खान साहब कि आप बड़ा फैसला कर लें वरना देर हो जाएगी? तो मुझे ये थोड़ी सी चीज़ें अननेचुरल लग रही हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं कि जो हालात आजकल हैं ना इस वक्त, मैं इवन PTI के अंदर की बात भी कर रहा हूँ, इमरान खान साहब मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की जब वो आए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, द काइंड ऑफ सपोर्ट ही वाज एंजॉयिंग फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट, वो अनप्रेसिडेंटेड थी। एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह कभी किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। और प्लस फिर देखें अपोजिशन, इवन जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप कंसेंसस पॉलिसीज लेके आए, उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, सब कुछ कि आप आए और आप कंसेंसस इवॉल्व करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक गलत चीज़ रही, मैं छोटी सी बात करूंगा इमरान खान साहब के पार्ट के ऊपर, और जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए। इमरान खान साहब का गुस्सा फ्रॉम डे 1 ठंडा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब की जो आपको फोकस करना चाहिए था गवर्नेंस की तरफ, आप डिलीवरी करें, परफॉर्मेंस दें, इनका टोटल तो जो अनफॉर्चुनेटली चोर डाकुओं पे रहा, और ना चोर डाकुओं को चोर डाकू साबित कर सके और ना अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस दे सके। अच्छा, ये आसमा शराजी साहब, आप अंसार भाई साहब की तरह माशाल्लाह आप भी एक बड़ी बाखबर साफी है। मुझे सिर्फ ये, इमरान खान साहब जितनी एग्रेशन दिखा रहे हैं वैसे वज़ीर आज़म, ठीक है, वो उनका एक वो है, एक ऑब्वियसली एक DNA भी होता है हर शख्स का, उनका है, ही इज अ स्किपर, खिलाड़ी हैं, एग्रेसिव हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, फाइन, वो तो समझ में आ जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी हिकमत अमली है जो कि इमरान खान साहब अब अपना सकते हैं? और ये भी जिस तरह अंसार भाई साहब ने कहा, चौधरी साहबान कह रहे जी बड़ा फैसला कर लें। अभी मैं थोड़ी देर पहले फैसल बौडा साहब का ट्वीट पढ़ा था कि जाओ, अगर तुम्हें 172 वोट भी दे दिए जाएं तो भी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती है, अगले 72 घंटों में ये भी देख लेना।
अब ऐसा क्या है इमरान खान साहब के, क्योंकि बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कोई जी डॉक्यूमेंट है वो पता नहीं चोरी होने का खतरा था तो उसे टालों में रख दिया है। ये क्या है, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, ऐसा क्या है इमरान खान साहब के पास जो कि वो कर सकते हैं? देखिए, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म है इस वक्त भी, और वज़ीर आज़म की कुर्सी पे हैं, इख्तियार भी उनके पास है, तमाम इदारे भी उनके अंडर हैं। और वो आज जिस तरह धमकी दे रहे थे या जिस तरह से उन्होंने आज लबो लहजा इख्तियार किया है, इससे पहले मेलसी में किया है, तो आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा जो भी इख्तियार उनके पास है वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एक जो बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले कि वो कहते हैं कि कोई इंटरनेशनल साजिश उनके ख़िलाफ़ जो है वो हो रही है। हो भी सकता है ऐसा हो, लेकिन मेरे चंद सवालात हैं जिनका मैं जवाब ज़रूर जानना चाहूँगी। और ख़ास करके जनरल साहब तो हमारे बहुत मोहतरम भी हैं और उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन भी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया और एक बहुत बड़ा कारनामा किया, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ, हो सकता है कोई इंटरनेशनल साजिश हुई कि वो जो है वो वफ़ात पा गए, और जिस तरह जिन हालात में वफ़ात पाई। फिर आपने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाया जिसको इस्लामी बम का नाम दिया गया, पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। और ज़ाहिर है कि सफ़ेद हाथियों वाली बात भी थी, तो उनके ख़िलाफ़ भी साजिश हुई, उनको भी जो है वो मार दिया गया। हाथ तो हमारे ही इस्तेमाल हुए। फिर आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं, उन्होंने मिज़ाइल प्रोग्राम शुरू किया, और भी बहुत सी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। फिर उनको भी यहाँ लियाकत बाग के सामने शहीद किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि पिछले 4 साल में वज़ीर आज़म ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है? क्या उन्होंने कोई CPAC शुरू किया, उसके ऊपर तेज़ी से काम किया? वो क्या इंडिपेंडेंट उन्होंने फॉरेन अमेरिका पॉलिसी को ना, इससे वो पहले अभी कोई जैन साहब कह धमकी रहे थे ना, दी? इंडिपेंडेंट फॉरेन कौन सी पॉलिसी आ गई। इंडिपेंडेंट, वही मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन सी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की रूस के दौरे से पहले, कि उनके ख़िलाफ़ कोई इंटरनेशनल साजिश तो इस मुल्क के साथ हुई है। आप ये क्यों नहीं मान लेते कि उनका इलेक्शन जो 2018 का था वो जिस तरह से हुआ, और फिर जिस तरह से हमारी मुआशी पॉलिसियाँ पिछले 4 साल के अंदर रही हैं, जिस तरह से हमारा सियासी निज़ाम, जिस तरह से हमारे अखलाकियात, जिस तरह से हमारे अक़दार के ऊपर जो है वो पिछले 4 साल के अंदर हुआ है, वो एक बड़ी साजिश ज़रूर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुई है। तो एक जो लबो लहजा आज उन्होंने इस्तेमाल किया किसी भी लीडर को, और उनकी बहुत फॉलोइंग है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुनासिब है, क्योंकि यूथ उनको आज भी उनकी तरफ दिखती है। वो एक वो है। दूसरी बात ये कि इख्तियार जो वो क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर है कि वो बहुत सारी, अभी आज आपने देखा कि वो कहते हैं जी कोई डॉक्यूमेंट चोरी होने वाला है। अब वो किसका खदशा है, कहाँ से खबर आ रही है, वो क्या है? वो असेंबली तोड़ सकते थे, वो नहीं तोड़ सके। वो ज़ाहिर है क्या बदएतमाद आ गई, तो वो भी रास्ता बंद हो गया उनके पास। अच्छा, ये जो इस हवाले से बात हो रही है, अब ये क्योंकि ऐवान के अंदर तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, आसमा शराई साहब अब आज चैलेंज कर रही है हुकूमत ऑपोजिशन को एक दफा फिर। अभी फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए, कि जी नंबर है तो लेकर आ रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, इसको जल्द अज जल्द ऐवान में इसको लेके आए, क्योंकि मुल्क मुतहम्मल नहीं होगा एक लंबे क्राइसिस का। 172 लोग इन्होंने शो करने हैं। हमारे पास इस वक्त 179 से ज्यादा लोग इस वक्त इमरान खान की हमायत करते हैं ऐवान के अंदर। अगर आपके पास 172 से ज्यादा अरकान है, तो मैं अपोजिशन को चैलेंज करता हूँ वो फौरी तौर के ऊपर मीडिया के सामने अपने लोग जो हैं वो पेश कर दे। हम भी देख लेंगे, मीडिया भी देख लेगा। अच्छा, ये मीडिया के सामने तो खैर मेरे ख्याल में ये तो एक थोड़ी सी मुझे अजीब ही बात लगी कि मीडिया के सामने ऑपोजिशन अपने नंबर क्यों सारे रखेगी। लेकिन ये चैलेंज पहली दफा नहीं है, बार बार आ रहा है, और हुकूमत की जानिब से आ रहा है। ये जिन ट्वीट्स का जिक्र किया और जो गुफ्तगू आपने अभी की कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर या बहसीयत एक वजीर आजम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब किसी सोची समझी सियासी हिकमत अमली का नतीजा है, या ये बस वो होता है ना कि वो अंग्रेजी में कहते हैं जब आप बहुत डेस्परेशन हो तो यू रन अमक, आपको समझ नहीं आती, कभी आप इधर जाके टक्कर मारते हैं, कभी इधर जाके टक्कर मारते हैं। ये वो हो रहा है या नहीं, ये सोची समझी इमरान खान साहब हैज गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? आसमा शाही साहब, देखिए, एक बात तो ज़रूर तस्लीम करनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के जो नर्व्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो खिलाड़ी रहे हैं, बड़े कामयाब खिलाड़ी और कप्तान रहे हैं। तो वो अपने आसाब के ऊपर जो है वो आसाब की इस जंग को जीतना चाहते हैं।
लेकिन जाहिर है कि जो जो जिस तरह से वो पब्लिक के सामने उनका पॉस्चर है, वो जाहिर है कि वो जाहिर कर रहा है कि वो उस तरह की कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है जिस तरह से है, और उनको बहुत अच्छे तरह से पता है, जैसे अभी अब्बासी साहब ने कहा कि उनके अपना जो घर है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके अंदर जो दरार पड़ी है वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब वो उसको किस तरह से करते हैं, वो किस तरह से इस मामले को हल करते हैं, वो लोगों को कैसे इंगेज करते हैं, ये मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त जो है वो कप्तान के तौर पे अपनी जो सूरत हाल है या अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे दिखानी चाहिए कि वो अपने घर का जो मामला है वो ठीक कर ले। तो फिर मेरा ख्याल अपोजिशन उनके लिए कभी भी बड़ा चैलेंज नहीं रहा, फ्रैंकली टू बी वेरी ऑनेस्ट अपोजिशन उनके लिए चैलेंज नहीं रहा, लेकिन उनकी जो जमात है और उसके अंदर जो एक बहुत सारी जिसे कहते तकसीम है, वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर है। वो ऑपोजिशन, वो तासुर यही रहा ना कि ये चैलेंज नहीं रही क्योंकि इमरान खान साहब को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट हासिल थी। मैं जैल साहब के पास आना चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेक है जी। जैल साहब मैं वापस आ रहा हूँ, आपसे दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि कुछ बातों का जिक्र यहाँ आसमा शाही साहबा ने किया। मैं चाहता हूँ जरा उस हवाले से बात हो जाए क्योंकि बहुत सी अफवाहें इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही हैं और बहुत से लोगों से जब हम बात करते हैं तो क्या इन बातों का कुछ सर पैर है, क्योंकि इनकी हसासियत अपनी जगह मौजूद है। और कुछ सियासी लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी फिर कुछ भी हो सकता है। एक ब्रेक के बाद जिस पर बात करते हैं, जैल साहब भी हमारे साथ हैं और आसमा शराजी साहबा और अंसार भाई साहब भी हमारे साथ हैं। तरीके अदम एतमाद एक नंबर्स गेम होती है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उनकी अपनी जगह अहमियत है। फवाद तो साहब कहते हैं जी 179 नंबर हमारे पास है, ये ले आए अपोजिशन वाले इजलास और नंबर शो कर दें। खुशी शाह साहब फरमाते हैं आज शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कि जी इत्तेहादियों के बगैर हमारे पास 179 नंबर है, ये कल हुकूमत इजलास बुला ले तो पता तो तब चलेगा जब नंबर काउंट होगा किसके पास असल नंबर किसके हैं। लेकिन जैल साहब ये जो सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब डेस्परेशन में आके कुछ भी कर सकते हैं, अंसार भाई साहब का तज्जिया अपनी जगह, वो ये समझते हैं कि इसके अंदर इंटरनेशनल तो नहीं लेकिन शायद लोकल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हमारे मुल्क की सियासत भी ऐसी रही है, उसके अंदर कोई अचंभे की बात नहीं है कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ना हो। आप कैसे देखते हैं कि इमरान खान साहब इतने डेस्परेट हो गए कि कुछ भी कर सकते हैं? मुझे नहीं नज़र आता कि इमरान खान डेस्परेट हैं, लेकिन पहले मैं आसमा शराजी की 2-3 बातों के जल्दी से जवाब दे दूं कि इमरान खान ने किया क्या है। इमरान खान ने ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें अड्डे नहीं दिए और ये मांगे गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक नेशनल प्रोग्राम पे कह रहा हूँ, ये मांगे गए थे और उन्होंने नहीं दिए। यूरोपियन यूनियन ने उनको कहा कि आप रशियन अटैक को कंडेम करें। यूरोपियन यूनियन ने कभी ये कहा है किसी मुल्क को कि आप जो कुछ इंडिया कश्मीर में कर रहा है उसको कंडेम करें? क्या यूरोपियन यूनियन ने जिस दिन सियाचिन ऑक्यूपाई किया था इंडिया ने और हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे 1984 में, क्या अमेरिका ने उस दिन इंडिया को कहा था कि आपने ये क्यों ऑक्यूपाई कर लिया है जब वो हमारी जंग लड़ रहे हैं यूएसएसआर के खिलाफ? तो दोगले मयार जब भी होंगे तो कोई लीडर एक होगा जो आवाज उठाएगा कि नहीं कर सकता। इस पार्लिमान ने आसिफ अली जरदारी की हुकूमत की तरह ड्रोन स्ट्राइक की इजाज़त नहीं दी थी और आप ही के चैनल पर सलीम साफ़ी ने प्रोग्राम करके फजल रहमान साहब से ये पूछा था कि आप लोगों ने ड्रोन स्ट्राइक पर दस्तखत क्यों किए, तो उन्होंने कहा बार बार दस्तखतों की बात ना कहो, ये इन कैमरा था और करने पड़े थे। तो अगर वो हुकूमतें ड्रोन स्ट्राइक जो 470 ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान में हुई उनकी इजाज़त देने वाली हुकूमतें नहीं रहीं, ये वो हुकूमत नहीं है, इसलिए इसको हटाने का बैरूनी जवाब बनता है क्योंकि उन्हें या प्रेसिडेंट मुशर्रफ चाहिए या आसिफ अली जरदारी चाहिए, वो ये नहीं बनता, इसलिए हटाने की वजह बनती है। दूसरी बात आसमा ने की इखलाकी जवाल की, एक मिनट, इखलाकी जवाल की बात की। देखें, इमरान खान ने किसी की बेटी के पोस्टर हवाई जहाज से नहीं फेंके हैं, किसी को अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाली नहीं कहा है, और जुल्फकार अली भुट्टो की तरह खान अब्दुल कयूम खान को वो खान डबल बैरल खान कहा करते थे और असगर खान को वो आलू खान कहते थे सरेआम जलसे में, जुल्फकार अली भुट्टो। तो ये होता रहा है, अब भी हो रहा है। इट इज बैड।
ना उस वक्त अच्छा था ना आज अच्छा था, लेकिन हमारी सियासत का ये मजाज है। और जो कुछ असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने डॉक्टर शीरी मजारी को कहा, वो तो अभी की तारीख है, हाईली कल की बात है, कंडेमनेबल है, आज की बिल्कुल बात तो नहीं, आज की बात है, बहुत तो बिल्कुल। ये सारी बातें जो हैं इनको कंडेम करना चाहिए। मैं भी करता हूं, आप भी शायद करेंगे, लेकिन ये हमारी अरे सियासत का मजाज रहा है और है। और जो बात अंसारी साहब ने की, उस बात हाँ में जी, भी वजन है अंसार साहब ने कि देखें, जी इस मुल्क की अगर आप अपने आप को तारीख से डिसएसोसिएट नहीं कर सकते। यहां अंदरूनी ताने बाने भी बुने गए हैं हुकूमतें गिराने के लिए, और बैरूनी अवामिल भी कार फरमा रहे हैं। अब ठीक इस है। वक्त कौन सा है, आई विश आई न्यू इट, तो मैं उसका जिक्र भी कर देता, लेकिन किसी चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता। यहां हार्स ट्रेडिंग भी हुई है, यहां काला धन भी इस्तेमाल किया गया अच्छा वोटें जल खरीदने साहब के लिए, एक बात, बैरूनी सर आप इशारों बहुत पर बाखबर नैरेटिव भी हैं। बनाए। जल साहब मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए जी आज की तारीख में आपको इस सियासी भौचाल के पीछे जो जी। भी इस वक्त बचा हुआ है, एक तलातुम है हमारे मुल्क में सियासत में इस वक्त, क्या उसमें कोई लोकल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नजर आता है आपको या नहीं नजर आता? देखिए, लोकल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो पॉलिटिशियंस है ना। अब वो जो पॉलिटिशियन जो कुछ कर रहे हैं, जो इत्तेहादी थे, वो इत्तेहाद बनाते हुए उनका क्या बिहेवियर था, और आज इत्तेहाद को बिगाड़ते हुए उन्हें क्या क्या खामियां नजर आ रही हैं, जबकि वो वजारतें भी ले चुके हैं और सीट ठीक है। एडजस्टमेंट में पीटीआई के वोट पे इलेक्ट होके भी आए वो हैं। कहते हैं कि तो ये सबसे बड़ी बात अंदरूनी थी और वो बैरूनी का मिक्स हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है, इमरान खान साहब से हाथ उठा लिया है, इसलिए ऑपोजिशन तगड़ी हो गई है और वो कहते हैं हम अपने नंबर पूरे करेंगे। और इमरान खान साहब के पास उन्हें सारी उम्र वो ये कहते रहे पिछले 3-4 सालों में कि बैसाखियों के ऊपर ऊपर हुकूमत खड़ी है। इमरान खान अपने जोरे बाजू पर हुकूमत कर ही नहीं रहे। आज जब ऑपोजिशन खुश होकर कह रही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, देखिए हम इमरान खान साहब को कैसे आड़े हाथों ले रहे हैं। देखें, बात यह है कि ये कल रिजल्ट आने पे पता चलेगा। अगर अपोजिशन नाकाम हो गई तो फिर वो कहेंगे जी ये एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी, और अगर कामयाब हो गए तो न्यूट्रल हो जाएगी। ये तो न्यूट्रल होना या ना होना, आई विश आई वॉज देयर स्पोक्स पर्सन, विच आई एम नॉट, आई एम श्योर। तो उनका ही कोई वजाहत तो वही दे सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से मुराद अगर पाकिस्तान आर्मी ही है, जैसा कि हुआ करता है, तो जितनी इज्जत मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने दी है, इतनी शायद किसी और लीडर ने नहीं दी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन इन्होंने दी, महाज पे जाकर जवानों के साथ मोर्चे में ये प्राइम मिनिस्टर बैठा। 10 साल जंग होती रही है और मुझे ना आसिफ अली जरदारी नजर आए, न नवाज शरीफ नजर आए, न यूसुफ रजा गिलानी नजर आए। मैं खुद 1 साल सवात में लड़ता रहा हूं, इनमें से कोई भी नहीं आया। फिर 15% तनख्वाहों में इजाफा अभी इस प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो ये तमाम वजूहात हैं कि दे स्टिल रिस्पेक्ट ईच अदर, और इस अदारों को इज्जत दी है इमरान खान ने। ना अदालत पे हमला किया है, ना फौज पे। तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि एस्टेब्लिशमेंट इनको क्यों गिराना चाहेगी। सर एक वक्फा लेना पड़ा, मैं आई एम श्योर आसमा और अंसार भाई साहब भी बहुत से इसके ऊपर आर्गुमेंट अपना पेश करना चाहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इमरान खान साहब की वाकई इतनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है तो फिर तो पाकिस्तान के तमाम मुख्तदर हलकों को इमरान खान साहब के साथ यकजुबान होना चाहिए। और अगर अपोजिशन बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई साजिश कर रही है तो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा होना चाहिए मुल्क के तमाम मुख्तदर हलकों को, मुख्तदर कुव्वतों को जनाब इमरान खान के साथ। एक ब्रेक के बाद इस पर बात कर लेते हैं हमारे साथ। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अंसार भाई साहब, आपने जल साहब का आर्गुमेंट सुना और खैर अखलाकियात के हवाले से आई थिंक बहुत सी बातें जो उन्होंने कही हैं, ऑब्वियसली दे हैव फैक्ट वो एक फैक्चुअल हिस्ट्री है, वो हमारे जहनों में है। गंद को पहली दफा तो नहीं उछला सियासत के अंदर, तो शायद मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो मजीद हम क्या बात करें, और भी इतना ऑलरेडी इतनी नफरत इंजेक्ट हो चुकी है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी आपको क्या नजर आती है? जिस बात का जिक्र आसमा शराजी साहबा ने किया, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आप भी समझते हैं कि इमरान खान साहब डेस्परेट है? जैन साहब को इमरान खान साहब डेस्परेट नजर नहीं आते? देखें, थोड़ी सी बात, वैसे ये जो ज़ुबान की इस्तेमाल की है थोड़ा सा ब्रीफली कर दूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स में
बदजुबानी या एक दूसरे के अगेंस्ट गालम गलोच या बुरी लैंग्वेज, गालम गलोच ना भी हो, इनडिसेंट जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और वो अब हर तरफ से होने लगी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले अगर स्टेप किसी को लेना चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए, वो नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज को लेना चाहिए, वो आसिफ अली जरदारी को। सो जो टॉप लीडरशिप है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ताकि एक तहजीब आनी चाहिए। आप मुखालफत करें, आप पॉलिटिकल जो आपके डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर बात करें, लेकिन ये दुश्मनी ना बनाएं इसको, नंबर एक बात। और फिर इस लेवल पे ना जाएं कि कभी ख़वातीन को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, कभी वही फजलू वाली बात बुरी बात है। ये मैं आपको बताऊं कि हमें कम से कम ये एक दूसरे के साथ भी ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, तो ये लीडर्स हमारे क्यों करें। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक कि जी फ्रस्ट्रेशन है कि नहीं, देखें ये अभी आसमा कह रही थी ना कि प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग नर्व्स, बिल्कुल होंगे स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी, लेकिन मैं वैसे ये समझता हूँ कि जिस किस्म का जो रिस्पॉन्स है, ये जो होता है ना कि आपकी जो ज़ुबान में मतलब है कि जो थोड़ा सा मिस यूज़ ऑफ वही बात है कि जी आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। अगर आपके ऊपर कंट्रोल हो, मेरी ज़ाती राय में, अगर प्राइम मिनिस्टर को अपना वाकई ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग नर्व्स और ये बर्दाश्त करें और कर सकते होते, तो मेरा ख्याल है कि उनको इस किस्म की लैंग्वेज अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप कहें कि जरदारी साहब ये कर रहे हैं, आप कहें कि शहबाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं, आप कहें कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, उनकी करप्शन की बात करें, लेकिन एनी हाउ 3.5 साल के बाद करप्शन की बातें करना, चोर डाकू करना, लेकिन कितने कंक्रीट आपने केसेस बनाए इनके अगेंस्ट, कितने लोगों को आपने कन्विक्ट करार, सो वो एक अलग कहानी है। जो फैसले आए हाई कोर्ट्स के, जिस किस्म के हाई कोर्ट्स के फैसले आए, वो बिल्कुल ही आप देखें, वो तो कहते हैं कि ये सारे के सारे केसेस ही जारी बनाए जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ कहा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। सो मैं ये समझता हूँ कि असल में इमरान खान साहब का देखें जो फोकस होना चाहिए। आज भी 10 मिनट की मीटिंग हुई तो वहाँ पे एमक्यू वाले कहते हैं कि हमारे साथ तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं की। अच्छा, चौधरीयों के पास गए, वहाँ पे भी बात नहीं हुई किसी किस्म की। अपने लोग इनके जो अपना सबसे पहले तो अपना घर ठीक करने की जरूरत थी, हमें यकीन दहानी भी हो गई है। तो अब फिर जो अपनी पार्टी की बात है, जो इनके अपने जो बागी जो ग्रुप्स हैं और 2-3 ये छीना ग्रुप कोई नया इमर्ज कर रहा है। अब देखें कि ये जो ग्रुप्स हैं, अब जाहिर है असल बात तो ये है कि आपको इनके ऊपर काम करना चाहिए। आप इन लोगों की देखें नाराज़गी क्या है, इनको अपना बनाएं। बिकॉज अगर आप अपने जो फॉलोइंग है उसको सॉलिड रखते हैं, सिक्योर करते हैं, तो फिर अपोजिशन 172 नंबर पूरा नहीं कर सकती बेसिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा और जलसों में इस किस्म की बात, मेरा ख्याल है कि आप अपोनेंट्स को ज़रूर ललकारें और बहुत सी बातें करें, लेकिन मैं वही ये कह रहा हूँ कि यूज़ ऑफ वर्ड्स जो है ना उसमें एहतियात करनी चाहिए। आजमा शराजी साहब, टुवर्ड्स द एंड मैंने दोबारा कहूंगा, आपकी ऑब्जर्वेशन, ये सारी अफवाहें हम भी सुन रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सी वो जिसे कहते हैं लंगर गप भी चल रही है और बहुत सी बातें तो आपको पता है उनका सिर पैर भी नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब डेस्परेट नहीं है। इमरान खान साहब बकौल जनरल साहब के एग्जेम्पलरी ताल्लुकात हैं उनके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ और आर्मी चीफ के साथ। आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान की फौज ने इमरान खान साहब की हुकूमत को बहुत सपोर्ट किया है। इमरान खान साहब ने महाज पर जाके वो जवानों के साथ उन्होंने सॉलिडारिटी शो किया है, तनख्वाहों में इजाफा किया है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ये पता नहीं क्यों ये सारी बातें हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि सारे वज़राए आज़म जो हैं वो जवानों के साथ जाते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मोहतरमा तो सियाचिन ग्लेशियर तक भी गई थी और बाकी लोग भी जाते रहे हैं, तो ये तो कोई पाकिस्तान की आर्मी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। जो जवान खड़े हैं सरहदों के ऊपर, वो सबके लिए बाइस फ़ख्र है और उनके साथ सपोर्ट भी हर प्राइम मिनिस्टर की, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है। आपको पता है कि 6 महीने तक हमें कहा गया कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें ताकि कोई चीज़ सामने ना आए। आपको पता है कि अदलिया, ये खुद कहते थे कि अदलिया मेरे पीछे खड़ी है, फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, और मीडिया को जिस तरह से दबाया गया पिछले 4 साल के अंदर, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बावजूद मुझे बताएं कि परफॉर्मेंस के ऊपर अगर सवाल उठते हैं तो वो क्यों उठते हैं? क्या आपने करप्शन का लोगों को नारा लगाया है? आपने करप्शन के नारे के ऊपर वोट लिए हैं? आप बताइए कि ये अद्वियात का स्कैंडल क्या है, ये आटे का स्कैंडल क्या है,
ये पेट्रोलियम का स्कैंडल क्या है, ये एलएनजी का स्कैंडल क्या है, ये इतने स्कैंडल्स जो हैं वो आपकी हुकूमत के दौर में हुए हैं। चीनी का स्कैंडल सबसे बड़ा, किस किस को आपने एनआरओ नहीं दिया। और जब कोई इस पे तनकीद करता है तो फिर जो ज़ुबान अभी जनरल साहब बात कर रहे थे, और इंतहाई मोहतरम मेरे लिए, मेरा तो आपको पता है इनके साथ बहुत अच्छा एक ताल्लुक हमेशा से रहा है, लेकिन वो ज़ुबान अगर आप सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, किसी के खिलाफ भी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो तनकीद करने वाले हैं उनके खिलाफ क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल की गई है? क्या आपने कभी किसी ने कंडेम किया? क्या वज़ीर आज़म ने ये कहा कि आप ये ज़ुबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, सियासी ख़वातीन के खिलाफ? जिस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर लगाए गए हैं, जिस तरह से सरकारी तर्जुमानों की ज़ुबानें इस्तेमाल की गई हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस किस्म की सियासत पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 साल के अंदर हुई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे सबके आइडियल रहे हैं, और उनको खुद इसके ऊपर जो है वो लेना चाहिए था स्टैंड के, ये नहीं इस तरह की ज़ुबान होनी चाहिए, खास करके उनकी जो फॉलोइंग है। जी ठीक। अब आजम भाई साहब, बिल्कुल हो गया। मुझे सिर्फ ये बताइए, आज की तारीख में ये मुलाकातें, चौधरी बरादरान भी मिल लिए, अब पता नहीं क्या, शुजात साहब मिले जाके जरदारी साहब से, उधर माजरत हो जाएगी, वजारत आला की पता नहीं क्या गुफ्तगू चल रही है, मिलना है किसी को नहीं, उधर अलीम खान साहब चले गए जहांगीर तरीन साहब से मिलने के लिए लंदन में। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या आज की तारीख में इमरान खान साहब की हुकूमत एक कमजोर या बिविल्डर्ड हुकूमत है, या आज भी वो सियासी तौर पर तगड़े हैं और उनके पास कुछ ऐसा है जो कि इस सब को खत्म कर सकता है, ऑपोजिशन की इस मूवमेंट? जी, मेरा ख्याल है कि बहुत कमज़ोर हुकूमत है, और कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह उनके अपने अंदर का नंबर है, उनके अपने हाउस का इन ऑर्डर ना होना है, उनके अपने साथियों का उनके ऊपर अदम एतमाद होना है। और यही वो सबसे बड़ी बात होती है नंबर्स गेम में, पार्लिमानी जमहूरियत में, जो कि आपके लिए मजबूती का बायस बनती है। वो इस वक्त मजबूत हुकूमत ये हम नहीं कह सकते कि इस वक्त है। ठीक है अंसार भाई साहब, हुकूमत मजबूत है, आज मजबूत है आपके नजदीक? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ज़ाहिर है वीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरी अप्रीहेंशंस हैं मेरे पास, मैंने जैसे पहले बात की, आई डोंट हैव एनी एविडेंस, लेकिन अगर ये असूल की बात है कि कोई गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में आई, उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में नहीं निकाला जाना चाहिए। जो चीज़ है नेचुरल कोर्स में हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आई एम फॉर कि जी 5 साल पूरे करने चाहिए हुकूमतों को, और लेकिन एक नेचुरल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नेचुरल होता तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक। अच्छा, बिल्कुल आखिरी कमेंट जन साहब, फिर ये बात, आज की तारीख में इमरान खान साहब, ठीक है, हुकूमत उनकी लोकल कॉन्स्पिरेसी है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, जो भी है, आज की तारीख में आपको इमरान खान साहब एक कमजोर वजीर आजम नजर आ रहे हैं, या सियासी तौर पर स्ट्रॉन्ग वजीर आजम नजर आ रहे हैं? मैं समझता हूँ वो एक मजबूत वजीर आजम है, और उनकी अपनी पार्टी भी उनके साथ ही रहेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाजवान साहब, जनाब अंसार अब्बासी साहब, मोहतरमा आसमा शराई साहब। आपने आज का प्रोग्राम देखा जी, आपस की बात, हमने कोशिश की कि सियासी मौकफ आपने सुन लिया सारा दिन, लेकिन तज्जिया लिया जाए आज की तारीख में कौन मजबूत है, और जितनी गुफ्तगू हो रही है, जितनी चहमगोइयां हो रही हैं, उनके पीछे हकीकत क्या है। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक आपने ही देना है। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।